बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वकास अहमद एंड टुडे वी हैव टू टॉक अबाउट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, आज हमने प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में पढ़ना है कि किस तरह प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और किस तरह जो है ना ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में जो है ना अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इस तरह ट्यूबुलर सिक्रीशन भी ये कैसे परफॉर्म करती है और यूरिन फॉर्मेशन में इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपने पिछला जो मेरा लेक्चर है, पिछला जो लेक्चर अगर आपने वो ग्लोमेरुलस वाला नहीं देखा जिसमें बूमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस में जो है ना प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है, तो सबसे पहले आप जाके वो देखें, तो नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद आप ये वाला लेक्चर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखें हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या बात की थी। जो नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है रेनल कॉर्पसल और एक हमारे पास होता है रेनल ट्यूब्यूल। रेनल कॉर्पसल्स में हमारे पास ग्लोमेरुलस और बूमेंस कैप्सूल आता है, और फिर जो है ना रेनल ट्यूब्यूल्स में हमारे पास ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ वैली और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं। सबसे पहले हमने वो रेनल कॉर्पसल वाला पोर्शन क्लियर कर लिया, पढ़ लिया है कि बूमेंस कैप्सूल में किस तरह जो है ना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आता है। अब होता कुछ ऐसा है, हमें पता है कि यहाँ पे प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है तकरीबन 180 लीटर फ्लूइड। मैंने आपको बताया था कि एक दिन में हमारे जो नेफ्रॉन्स हैं इनके पास 180 लीटर फ्लूइड जो है ना ये फिल्टर आउट करते हैं, और यहाँ पे बूमेंस कैप्सूल में आता है 180 लीटर फ्लूइड। अब देखिए 180 लीटर फ्लूइड मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी में खुद भी नहीं है, तो 180 लीटर फ्लूइड में से 179 लीटर तकरीबन रीअब्जॉर्ब हो जाता है। दोबारा आप जो है ना रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में वगैरह में फ्लूइड में चला जाता है, और उसके बाद तकरीबन 1 लीटर या 1.5 लीटर जो है ना हमारी बॉडी टोटल यूरिन प्रोड्यूस करती है। और एक्स्ट्रा जो वेस्ट मटेरियल है, डेड बॉडीज़ है, बैक्टीरिया वगैरह की, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, इन सारी चीज़ों को जो है ना हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कराती है, जो वेरी टॉक्सिक है और डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है। अब मैंने आपको बताया था कि 3 स्टेप्स होते हैं जिनको क्रॉस करके जो है ना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ने बूमेंस कैप्सूल में आना होता है। ठीक है, पहला स्टेप्स था कि एंडोथीलियल सेल्स होते हैं, जितनी भी कैपिलरीज बेड होती हैं उनके ऊपर एंडोथीलियल सेल्स होते हैं। अब वो एंडोथीलियल सेल्स के अंदर से जो है ना मैंने आपको बताया था कि फेनेस्ट्रेटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं, उनके दरमियान छोटे छोटे से सुराख होते हैं। तो हर वो चीज़ जिसका 50 to 100 नैनोमीटर साइज़ होता है वो ईजिली क्रॉस करके जो है ना वो बूमेंस कैप्सूल में आ सकती है। अब जो 50 to 100 नैनोमीटर साइज़ होता है, तो दूसरी उसके पास होती है ये ब्लू कलर की बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के भी मैंने आपको बताया था कि 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना, लेमिना डेंसा, लेमिना रेरा एक्सटर्ना, लेमिना रेरा इंटरना। अब जो लेमिना रेरा एक्सटर्ना और लेमिना रेरा इंटरना होता है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जिसकी वजह से जितने भी नेगेटिव चार्जेस वाली चीज़ें होती हैं, जैसे एल्ब्यूमिन्स हो गई है, प्रोटीन्स हो गई है, ठीक है ना, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स हो गए हैं, तकरीबन इन सारी चीज़ों को जो है ना वो वुमेंस कैप्सूल में आने से वो रोकते हैं। तीसरी जो मेन चीज़ थी वो वुमेंस कैप्सूल को क्रॉस करने के बाद थी हमारे पास यहाँ पे पोडोसाइट्स होते हैं। उन पोडोसाइट्स के अंदर नेफ्रिन नाम की प्रोटीन होती है, वो नेफ्रिन नाम की प्रोटीन्स को आने से रोकती है। हर वो चीज़ जिसका साइज़ तकरीबन 5 to 7 नैनोमीटर होता है वो इजीली क्रॉस करके यहाँ पे पहुँच सकती है। अब जब क्रॉस कर लिया, ठीक है, अब यहाँ से जो है ना फ्लूइड जितना भी प्रेशर फिल्ट्रेशन की वजह से था यहाँ पे आ गया, वुमेंस कैप्सूल में आ गया। जब एक बारी फ्लूइड यहाँ पे आ जाता है फिर उसे हम ग्लोमेरुलर फ्लूइड कहते हैं या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की वजह से क्या क्या चीज़ें आई वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। ग्लूकोज आया, ग्लूकोज का साइज बहुत छोटा होता है। वाटर आ गया, और जितने भी आइंस थे, सोडियम पोटेशियम आइंस, कैल्शियम आइंस, स्पेसिफिकली बाइकार्बोनेट आइंस, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे आ गई। उसके अलावा जो एल्ब्यूमिन से बिल्कुल छोटी प्रोटीन्स होती हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, जैसे इंसुलिन हो गई है, जैसे ग्लूकागोन हो गया, और 3-4 किस्म के और भी जो हार्मोन्स हैं जो प्रोटीनियस नेचर के होते हैं वो इजीली क्रॉस करके यहाँ पे आ सकती है, बहुत छोटे होते हैं। इसके अलावा जो यूरिया होता है और क्रिएटिनिन होता है, ये दोनों भी जो है ना नाइट्रोजीनियस स्ट्रक्चर के हैं या प्रोटीनियस हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये प्रोटीन के जो है ना आगे बाय प्रोडक्ट्स हैं और वेस्ट मटेरियल्स के थ्रू इसे एक्सक्रीट आउट करना है। ठीक है, अब ये जो सारा पोर्शन मैंने बनाया ना, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का बनाया हुआ है। आपने ये नहीं समझना कि यार ये जो है ना डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ वैली है। ठीक है, ये मैंने जो है ना इसे मॉडिफाई बड़ा करके बना दिया है। ठीक है, ताकि जो है ना इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, अब ये जो सेल्स हैं, ये मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं नेफ्रॉन्स बनाऊँ, यूं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, और उसके बाद यूं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। ये हमारे पास डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप है, ये असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ वैली है, ये सारा। अब देखें ये हमारे पास ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस है मिसाल के तौर पे, ये हमारे पास ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट हुई, और उसके बाद ये बूमेंस कैप्सूल है, और ये जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक पोर्शन हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है।
अब इसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते क्यों हैं? सबसे पहली बात यह है, प्रॉक्सिमल कहते हैं शुरू वाले हिस्से को, कन्वोल्यूटेड कहते हैं यूं 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 फोल्ड हुआ है भाई, ठीक है, और ट्यूब्यूल इस वजह से कहते हैं कि ये ट्यूब है। अब ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है ना, इसको भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक पोर्शन का नाम होता है पार्स कन्वोल्यूटा और एक का नाम होता है पार्स रेक्टा। पार्स कन्वोल्यूटा वो होता है कि जो जिसमें ये कन्वोल्यूशंस बनी हुई हैं, ठीक है, यहाँ से यूं यूं यूं, मिसाल के तौर पे यहाँ से लेकर यहाँ तक पोर्शन है जिसमें यूं यूं कन्वोल्यूशंस बनी हुई हैं, यानी फोल्डिंग्स आई हुई हैं, इस पोर्शन को हम कहते हैं पार्स कन्वोल्यूटा और ये पार्स कन्वोल्यूटा। और जो ये वाला पोर्शन है जिसमें थोड़ा सा ये असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ एली की तरह स्ट्रेट आ रहा होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं पार्स रेक्टा। फिर आगे स्पेसिफिकली हमने इसे दो हिस्सों में और डिवाइड किया हुआ है पार्स कन्वोल्यूटा को, S1 और S2 रीजन। जब हम अल्ट्रा मैग्निफिकेशंस करते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये बहुत जूम हो जाता है 1 लाख to 2 लाख टाइम्स। तो फिर हमने आगे इसे 2 हिस्सों में और डिवाइड कर दिया है, S1 और S2, और इसके जो है ना S3 में डिवाइड किया हुआ ताकि इसके फंक्शंस को हम इजीली पढ़ सकें। तो अब ये जो हमारे पास ये अब मैंने आपको बताया कि ये वाले जो सेल्स हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के, उस सेल्स को हमने यहाँ पे बना लिया है, क्योंकि सारा काम इन सेल्स का है। ये सेल्स जो है ना, सारा काम इन सेल्स का है। ये सेल्स किस तरह जो है ना सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, चीज़ों को रीअब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड में फिल्ट्रेट को दोबारा किस तरह डालते हैं और वेस्ट मटेरियल को दोबारा किस तरह निकालते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। देखिए मैंने आपको बताया कि 125 मिलीलीटर फ्लूइड हर मिनट में आ रहा है, 125 मिलीलीटर फ्लूइड हर मिनट में आ रहा है। अब देखिए 125 मिलीलीटर फ्लूइड हर मिनट में आता गया, तो हमारी बॉडी से जितना भी मटेरियल था और जितना भी फ्लूइड था वो तो सारा यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा। तो हमारी बॉडी के लिए क्या बचेगा? ब्लड के अंदर तो फिल्ट्रेट ही नहीं बचेगा, क्योंकि हर मिनट बाद जो हमारा हार्ट है 1 मिनट में 72 बारी धड़क रहा है, 72 टाइम्स वो जब धड़क रहा है तो 72 टाइम्स ब्लड आ रहा है किडनी के पास तकरीबन। तो 1 मिनट में जो है ना 125 मिलीलीटर फ्लूइड आ रहा है। अब वो जो बार बार फ्लूइड आता गया और यहाँ से नेफ्रॉन में चला गया और यहाँ से अगर रीअब्जॉर्ब ना हो तो यहाँ से असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ एली, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटिव कोलेक्टिंग, फिर यूरिन बन जाएगा सारा का सारा। इसको रीअब्जॉर्ब कराना होता है, पूरा मैकेनिज्म चलता है, ठीक है ना, फिल्ट्रेशन के थ्रू से गुजरना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लूइड था, फ्लूइड यहाँ पे आ गया। अब हम एक एक चीज़ की जो है ना सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है ना आराम से पढ़ेंगे ताकि हमें एक एक चीज़ जो है ना क्लियर हो जाए, ठीक है। सबसे पहले जो है ना आपको मैं बता दूं कि ये हमारे पास एक ये वाली मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये उसकी जो है ना ल्यूमेन है, ल्यूमेन कहते हैं जो मेन स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, अंदर वाला हिस्सा, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। अब ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को जो मेम्ब्रेन फेस आउट कर रही होती है ना, इसको हम कहते हैं एपिकल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन इसको हम कहते हैं? ये हमारे पास है एपिकल मेम्ब्रेन, इसका नाम सिर्फ याद रखना है, एपिकल मेम्ब्रेन। और दूसरी हमारे पास ये वाली मेम्ब्रेन है जो ब्लड वेसल्स को फेस कर रही होती है, या ये एपिकल मेम्ब्रेन से जो दूर होती है, इस मेम्ब्रेन का हमारे पास नाम होता है बेज़ोलैटरल मेम्ब्रेन। मैं ये लिख रहा हूँ, ये वाली है और ये वाली है, इन दोनों को मिला के हमारे पास मेम्ब्रेन बनती है, उसका नाम है बेज़ोलैटरल मेम्ब्रेन। दो चीज़ें आपको याद होगी, एक हमारे पास प्रॉक्सिमल, एक जो ल्यूमेन की तरफ है उसे एपिकल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये सारी एपिकल मेम्ब्रेन है, ये सारी एपिकल मेम्ब्रेन है, और ये वाली ये सारी जो है ना हमारे पास बेज़ोलैटरल मेम्ब्रेन है। अब होता कुछ ऐसा है कि जितनी भी बेज़ोलैटरल मेम्ब्रेन होती है ना, ये देखें बेज़ोलैटरल मेम्ब्रेन के ऊपर ये ब्लैक कलर के आपको पंप नजर आ रहे हैं, इसका नाम होता है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, ठीक है, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप आपने नाम अक्सर सुना होगा। 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पे 5 बनाए, ये जो है ना हज़ारों की तादाद में होते हैं। ये देखें ये सारे जो है ना हमारे पास ये ब्लैक कलर के सारे जो बेज़ोलैटरल मेम्ब्रेन पे बने हुए ये सोडियम पोटेशियम ATPase पंप है। अब ये जो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप होते हैं, ये क्या करते हैं? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये 3 सोडियम आयंस को जो है ना सेल से क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं, और 2 पोटेशियम आयंस को सेल से अंदर ले आते हैं। 3 पोटेशियम आयंस सेल से बाहर, 3 सोडियम आयंस सेल से बाहर, 2 पोटेशियम आयंस अंदर, 3 सोडियम आयंस सेल से बाहर, 2 पोटेशियम आयंस अंदर, 3 सोडियम आयंस सेल से बाहर और 2 पोटेशियम आयंस सेल से अंदर आ जाते हैं। अब ये जो 3 सेल सोडियम आयन सेल से बाहर चले जाते हैं, 2 पोटेशियम आयन सेल से अंदर आ जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि अंदर जो है ना नेगेटिव चार्जेस की तादाद बढ़ जाती है, यानी एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है जो -70 मिलीवोल्ट का होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे क्या होगा कि सेल्स के अंदर नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं और सेल के बाहर सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं। हमें पता है कि ये जो है ना सोडियम पोटेशियम ATPase पंप जो है ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, तभी करता है जब ATP खर्च होता है। हर एक जब 3 सोडियम आयंस बाहर निकालता है, 2 पोटेशियम आयंस अंदर लेके आता है, तो एक ATP का मॉलिक्यूल टूटता है। तो इसीलिए जितने भी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के पास ये जो सेल्स होते हैं, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स में जो है ना बहुत ही ज़्यादा तादाद में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होती है, बहुत ज़्यादा तादाद में, ठीक है ना। 80 to 90% जो ऑर्गेनेल्स होती हैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ही होती है।
उसकी वजह यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, बार बार माइटोकॉन्ड्रिया ने जो है ना यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट करना है। ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट होगा तब ये सारी चीज़ें सेल्स के अंदर आएंगी और यहाँ से सारी चीज़ें जो है ना ब्लड के अंदर जाएंगी। अगर ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहाँ पे क्रिएट नहीं होता, यानी यहाँ पे सारी जो बेजोलेटरल मेम्ब्रेन है यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस अंदर नहीं क्रिएट होते, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे क्रिएट नहीं होते, तो ये क्या होगा कि कोई भी चीज़ सेल्स के अंदर नहीं आ सकती। यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस का क्रिएट होना बहुत सख्त ज़रूरी है। ये सारे बेजोलेटरल मेम्ब्रेन है, नेगेटिव चार्जेस क्रिएट होना, बाहर पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट होना बहुत सख्त ज़रूरी है, जिसकी वजह से जो है ना अगर जिस तरह हमारे न्यूरॉन्स में होता है, न्यूरॉन्स में बिल्कुल यही चक्कर होता है, 70 मिलीवॉट -70 मिलीवॉट जो है ना नॉर्मली मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल उसी तरह मेंटेन रहता है, ठीक है ना। 3 सोडियम आयंस बाहर निकलते हैं, 2 पोटेशियम आयंस अंदर आते हैं, ठीक है। इसीलिए जो नेफ्रॉन्स के सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स के सेल्स होते हैं, इन्हें ये भी कहा जाता है कि बैग ऑफ पोटेशियम आयंस सराउंडेड इन द सी ऑफ सोडियम आयंस, कि ये बैग ऑफ पोटेशियम आयंस है और ये सराउंड कर रहे हैं सी ऑफ सोडियम आयंस में, यानी सोडियम आयंस के एक बहुत बड़े समंदर में जो है ना एक बैग है जिसमें पोटेशियम आयंस, यानी इसमें पोटेशियम आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब ये पोटेशियम आयंस जैसे ही जो है ना 2 पोटेशियम आयंस अंदर, 3 पोटेशियम आयंस बाहर। ये खास ख्याल रखिएगा कि सोडियम पोटेशियम ATPase पंप ये बेजोलेटरल मेम्ब्रेन पे होते हैं, ये एपिकल मेम्ब्रेन पे नहीं होते। दोबारा याद रखिएगा कि सोडियम पोटेशियम ATPase पंप मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 बनाए हैं, ये हज़ारों और लाखों की तादाद में होते हैं एक सेल मेम्ब्रेन पे। हमें पता है ना कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाय लेयर है, यानी इसमें प्रोटीन्स भी होती हैं और इसमें लिपिड बाय लेयर है। वो जो प्रोटीन्स होती हैं वो प्रोटीन्स एमी प्रोटीन नहीं होती, सिर्फ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं होती कि वो जो है ना मिसाल के तौर पे सिर्फ जो है ना जो बड़ी चीज़ें उनको अंदर लेके वगैरह वगैरह, उसमें एक प्रोटीन जो होती है उसका नाम है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। ये पंप क्या करता है कि 3 सोडियम आयंस को बाहर निकालता है और 2 पोटेशियम आयंस को अंदर लेके आता है। फिर जब 3 सोडियम आयंस को बाहर निकालता है, 2 पोटेशियम आयंस को अंदर लेके आता है, तो अंदर जो है ना नेगेटिव चार्जेस की तादाद ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि पोटेशियम आयंस का साइज़ बड़ा होता है, इस वजह नेगेटिव चार्जेस की तादाद थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। अंदर वाली साइड नेगेटिव हो जाती है, बाहर वाली साइड पॉजिटिव हो जाती है। और ये जो अगर हम जो इलेक्ट्रोड्स लेके आए तो हमारे पास -70 मिलीवोल्ट का जो है ना हमारे पास ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ना हमारे पास मेंटेन होगा। अब जैसे ही जो है ना 3 सोडियम आयंस, अब यहाँ पे सारे के सारे क्या हो गए, सोडियम आयंस की बहुत सख्त कमी हो गया, क्योंकि सोडियम आयंस सारे के सारे बाहर चले गए। सोडियम आयंस की तादाद क्या हो गया, यहाँ पे जो सेल होता है, सेल के अंदर सोडियम आयंस की तादाद बहुत ही ज़्यादा कम होती है, ठीक है। इस सेल्स के अंदर सोडियम आयंस की तादाद बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि सारे सोडियम आयंस जितने भी हैं मेम्ब्रेन पे, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप क्या कर रहा है, सोडियम आयंस को बार बाहर फेंकी जा रहा है, बाहर फेंकी जा रहा है। तो सारे के सारे सोडियम आयंस तकरीबन जो है ना 90% ये बाहर ही होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, बाकी पोटेशियम आयंस अंदर होते हैं। जैसे ही सोडियम आयंस बाहर चले गए तो यहाँ से सोडियम आयंस जो आ रहे होंगे, यहाँ से फिल्टर होके ये वाले सोडियम आयंस, तो ये सोडियम आयंस यहाँ से एंटर होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें रूल्स ऑफ डिफ्यूजन पता है कि एवरी चीज़ जो भी चीज़ें होती हैं ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं, ठीक है। अब मैं ये मेरा पेन है, इसके पास हाई पोटेंशियल एनर्जी है, अगर मैं इसको नीचे फेंक दूंगा ये नीचे जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसके पास हाई पोटेंशियल एनर्जी है ये इससे भी ऊपर चला जाए और हाई पोटेंशियल एनर्जी में, नहीं, ये हमेशा ये लॉ ऑफ नेचर है कि हमेशा चीज़ हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाती है, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास देखें, ये हमारे पास यहाँ पे सोडियम आयंस कम है, उसकी कम पोटेंसी है, यहाँ पे सोडियम आयंस ज़्यादा है, तो वो सोडियम आयंस क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर होना स्टार्ट कर देंगे। अब जब सोडियम आयंस यहाँ पे एंटर होना स्टार्ट कर देंगे ना, तो सोडियम आयंस की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना बहुत ही अच्छी क्वालिटी है कि यहाँ पे जो है ना हमारे सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस से प्रोटीन बनती है, ठीक है ना। वो प्रोटीन्स फिर जाके न्यूक्लियस, हमें पता है कि हमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होती है, उसके बाद एंजाइम्स या प्रोटीन बनती है, वो प्रोटीन्स आके यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन्स की जो एपिकल मेम्ब्रेन है यहाँ पे एम्बेडेड हो जाती है। अब ये वाली जो लाल कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं सोडियम ग्लूकोज या सोडियम, इसे जो है ना को ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं। अब इस को ट्रांसपोर्टर का काम ये होता है कि जैसे ही जो है ना ये सोडियम आयंस यहाँ से एंटर हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम आयंस की तादाद बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे सोडियम आयंस की तादाद बहुत कम हो गया। अब जैसे ही सोडियम आयंस यहाँ पे एंटर हो रहा होगा ना, ये अपने साथ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को भी एंटर कर लेगा। यही जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना कंसेप्ट है ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, कि हमारे पास जो एपिकल मेम्ब्रेन होती है, सबसे पहला मेन काम हमारे सेल्स क्या करते हैं कि सोडियम को इतना बाहर निकाल देते कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। सोडियम इसको बाहर निकाले। अब यहाँ पे जो सोडियम आयंस होंगे वो देखेंगे कि यार यहाँ पे सेल्स के अंदर तो सोडियम आयंस है ही नहीं, वो एकदम एंटर होना स्टार्ट कर देंगे। जैसे वो एंटर होंगे तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के पास आएंगे, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कहेंगे यार प्लीज़ आपका तो कुछ भी नहीं जाता, आप एंटर हो रहे हैं सेल्स के अंदर, तो प्लीज़ मुझे भी एंटर करा दीजिए, ठीक है ना। ये बिल्कुल सोडियम आयंस क्या करेंगे, इनको अपने साथ लेंगे और वो कहेंगे कि यार मेरा तो कुछ नहीं जाता। जिस तरह हमारे पास म्यूचुअलिज्म होती है, ठीक है ना, म्यूचुअलिज्म पढ़ते हैं, कमेंसलिज्म पढ़ते हैं। म्यूचुअलिज्म क्या होता है कि एक स्पीशी को जो है ना, एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा पहुंचे और दूसरे को फ़ायदा ना भी पहुंचे,
या उसको नुकसान भी ना हो, तो वो म्यूचुअलिज्म इंटरेक्शंस होती है इकोसिस्टम के अंदर। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो है ना सोडियम और ग्लूकोज में भी यही होता है कि सोडियम आइंस अंदर जा रहे हैं, सोडियम आइंस के पास ग्लूकोज आइंस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज आइंस है। ग्लूकोज वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज के पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में अगर ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब नहीं किया गया ना, तो फिर पूरे के पूरे नेफ्रॉन्स में किसी और जगह कोई पंप ऐसा नहीं है जो सोडियम ग्लूकोज आइंस को रीअब्सॉर्ब करे। तो हमारे पास जो ग्लूकोज आइंस है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास ग्लूकोज की ऑलरेडी कमी होती है। हम ऐसा नहीं होता कि हम जो है ना खाना खा रहे हैं, हम खाना खाते हैं उसके बाद 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे बाद खाना खाते हैं, रात को खाना खा के सोते हैं, सुबह नाश्ता कर रहे हैं, 8-9 घंटे होते हैं। तो अगर वो ग्लूकोज की तादाद बार बार नेफ्रॉन के थ्रू जाएगी और यूरिन के जरिए एक्सक्रीट आउट होती रहेगी, तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। तो हमारी बॉडी तो एक काम ये करती है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर देती है लिवर और मसल्स में, और दूसरा जितने भी ग्लूकोज फ्री होते हैं जो ब्लड में घूम रहे होते हैं, अब वो जो ग्लूकोज यहाँ पे आएगी यूरिन का, अब वहाँ से रीअब्सॉर्ब हो जाएगी। अब जब रीअब्सॉर्ब हो जाएगी तो उसे रीअब्सॉर्ब करा के दोबारा ब्लड में डालना बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है ना। तो और 100% ग्लूकोज जो है ना दोबारा की दोबारा रीअब्सॉर्ब होती है। जितने भी प्रोटीन्स होते हैं स्पेसिफिकली जो इंसुलिन होती है ग्लूकागॉन, वो भी 100% दोबारा रीअब्सॉर्ब होती है। जितने भी लैक्टिक एसिड्स होते हैं, जितने भी लिपिड्स होते हैं, जितने भी प्रोटीन्स और जितने भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये 100% दोबारा रीअब्सॉर्ब होकर ब्लड में जाते हैं, क्योंकि ये गलती से यहाँ पे आए हैं। अब जब ये इधर जाएंगे सबसे पहले इस सेल में, यहाँ से जाने के बाद दोबारा ये इधर जाएंगे। अब ये यहाँ से जाएंगे कैसे? सोडियम आयंस यहाँ पे आ रहे हैं, तो सोडियम आयंस क्या करेंगे, ये सोडियम पोटेशियम, ये इसे को ट्रांसपोर्टर कहते हैं, ठीक है ना। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर कहते हैं। को ट्रांसपोर्टर का मतलब ये को का मतलब है मतलब दो बंदे, जिस तरह हमारे पास को एजुकेशन होती है, लड़के और लड़के मिलके यानी दो चीज़ें जो है ना मिलके, यानी दो जिन्स मिलके पढ़ रही हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये को ट्रांसपोर्टर है। को ट्रांसपोर्टर का मतलब ये है कि सोडियम अंदर जा रहा है तो ग्लूकोज को भी अंदर ले जाएगा। नॉर्मली हमारे पास जितने भी सेल्स होते हैं ना, हम जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो अगर स्टमक में भी जाता है, स्टमक से जो है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन से दोबारा रीअब्सॉर्ब होकर ब्लड में, और ब्लड से फिर जाता है कि वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाता है। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जब वो सेल्स के अंदर इंटर हो रहा होता है ना, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स इतने बड़े होते हैं कि सेल्स के अंदर डायरेक्ट इंटर हो ही नहीं सकते। अब सेल्स के अंदर इंटर कैसे होते हैं, हमें पता है कि वो इंटर होते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट से। पैसिव ट्रांसपोर्ट से, ये फैसिलिटेटेड डिफिजन से। फैसिलिटेटेड डिफिजन में क्या होता है कि प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है, उसके अंदर सोडियम आयंस अगर जा रहे होते हैं तो वो अपने साथ जो है ना ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को भी अंदर ले जाते हैं। नॉर्मली अगर बाकी सेल्स की भी बात करें, मसल सेल्स की, लिवर सेल्स की, हर सेल्स की बात करें, तो किसी भी सेल्स के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल डायरेक्टली इंटर नहीं हो सकते, और सोडियम आयंस भी डायरेक्ट इंटर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिपिड बाय लेयर है, लिपिड बाय लेयर से जो है ना चार्जेस वाली चीज़ें नहीं क्रॉस कर सकती, न्यूट्रल चीज़ें और लिपिड्स वाली चीज़ें क्रॉस कर सकती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे पंप होना बहुत सख्त जरूरी है। वो पंप स्पेसिफिकली सोडियम आयंस के लिए है, लेकिन उस पंप में 2 सीटें होती हैं, तो वो सोडियम आयंस के साथ साथ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल भी अपने साथ ले जाता है। ये सारे जो है ना, ये लाल पंप मैंने बनाए हैं, ये सोडियम आयंस और ग्लूकोज आयंस को ट्रांसपोर्टर, सोडियम आयंस और ग्लूकोज आयंस को ट्रांसपोर्टर। अब इस तरह की ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होती है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होती है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है ना, उसमें एटीपी की जरूरत पड़ती है, जैसे यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। 2 पोटेशियम आयंस अंदर आएंगे, 3 पोटेशियम सोडियम आयंस बाहर तभी जाएंगे जब यहाँ पे एटीपी का मॉलिक्यूल होगा, और वो एटीपी का मॉलिक्यूल टूट के एडीपी का मॉलिक्यूल बनाएगा और एक इनऑर्गेनिक फास्फेट बनाएगा, तभी ये 3 सोडियम आयंस बाहर और 2 पोटेशियम आयंस अंदर आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सोडियम आयंस कम है। सोडियम आयंस जो ये यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में है, वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो इसे एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, एनर्जी खर्च ही नहीं करेगा। जब एनर्जी खर्च नहीं करेगा तो वो जैसे ही इंटर होने लगेगा तो वो अपने साथ ग्लूकोज को भी ले जाएगा। तो इस तरह की ट्रांसपोर्ट को कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है ना, ये जरूरी होती है कि ग्लूकोज आयंस को भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से लेके जाती है। इस तरह कोई थोड़े बहुत प्रोटीन्स होते हैं उनको भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, लिपिड्स को भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जो है ना ये इंटर लेके जाते हैं। वैसे लिपिड्स बाय लेयर से इजीली क्रॉस खुद ब खुद भी हो सकती है। उसके अलावा ये लाल कलर के, ये सोडियम पोटेशियम, ये सोडियम, ये ट्रांसपोर्ट करता है सोडियम और ग्लूकोज को। इसी तरह हमारे पास ये लाल कलर का ये जो पंप बना हुआ है, ये भी सोडियम और ग्लूकोज को इजीली ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक हो गया। यहाँ पे भी ये बने हुए हैं, यहाँ पे भी अगर मैं बना दूँ सोडियम और ग्लूकोज के पंप को, ये सारे सेल्स हैं सोडियम और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको भी बताया कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में अगर ग्लूकोज आयंस रीअब्सॉर्ब ना हुए तो फिर पूरे नेफ्रॉन्स में किसी भी जगह पे वो रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकते। तो 100% ग्लूकोज को जो है ना अब्सॉर्ब होना बहुत सख्त ज़रूरी है, और 100% ग्लूकोज जो है ना दोबारा रीअब्सॉर्ब हो जाता है। जैसे ही ग्लूकोज यहाँ पे रीअब्सॉर्ब होता है, ग्लूकोज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो है ना ये जो बेसोलैटरल मेम्ब्रेन है, यहाँ से गुजर के यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है, GLUT1 ट्रांसपोर्टर इसे कहते हैं, ठीक है ना, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। यहाँ से रीअब्सॉर्ब होने के बाद ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। यहाँ से ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हुआ, ग्लूकोज दोबारा पेरिट्यूबल कैपिलरीज के अंदर चला गया। इसी तरह यहाँ पे भी ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हुआ
और ये यहाँ से जो है ना ब्लड ट्रांसपोर्टर के ज़रिए ग्लूकोज दोबारा ब्लड के अंदर पहुँच गया। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें पहुँच गई है, अब हमने सिर्फ सोडियम आयंस को अभी तक पढ़ा है और सिर्फ ग्लूकोज के मालिक्यूल्स को पढ़ा है। इसी तरह आपको ये ग्रीन कलर के जो है नज़र आ रहे हैं, ये ग्रीन कलर के पंप है। जिस तरह ये लाल कलर के पंप होते हैं इसी तरह ये ग्रीन कलर के भी पंप है। अब इस ग्रीन कलर का पंप का क्या काम होता है, यहाँ पे भी सोडियम आयंस बहुत ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे जैसे ही सोडियम आयंस इंटर होने लगेंगे अब अमाइनो एसिड्स आके इसके पास मिलते करेंगे। अमाइनो एसिड्स कहेंगे यार प्लीज़ आप सेल्स के अंदर जा रहे हैं, मैं जो है ना वैसे ही यहाँ पे ज़या हो जाऊँगा, नीचे जाऊँगा, असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्फ फ्लू पर फैली, फिर यूरिन में चला जाके ज़या हो जाऊँगा, बॉडी का नुकसान हो जाएगा। और बॉडी के अंदर ऑलरेडी मैंने प्रोटीन्स बनानी है और ये सारी चीज़ें बनानी होती हैं, तो प्लीज़ आप सेल्स के अंदर इंटर हो रहे हैं, आपका तो कोई नुकसान नहीं होगा, मुझे भी अपने साथ बैठा के ले जाए। ये सोडियम आयंस के पास ना यहाँ पे एक किस्म का ये जो है ना इसके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये पब्लिक मतलब अपनी गाड़ी है एक किस्म की। यहाँ से सोडियम आयंस एंटर हुआ, यहाँ पे गाड़ी है और गाड़ी के ज़रिए अपने गाड़ी मतलब जिधर डेस्टिनेशन पे जाने में पहुँच रहा है, तो ये अपने साथ गाड़ी में एक अमाइनो एसिड्स को भी लिफ्ट दे देगा, तो अमाइनो एसिड्स भी इसके साथ एंटर हो जाएंगे। ये ग्रीन पंप है, सोडियम आयंस और अमाइनो एसिड दोनों एंटर हुए हैं, इसे भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसी तरह अमाइनो एसिड और सोडियम आयंस दोबारा एंटर हुए, अमाइनो एसिड सोडियम आयंस दोबारा एंटर हुए सेल्स के अंदर, और इसी तरह अमाइनो एसिड्स क्या करेंगे दोबारा जो है ना यहाँ से यहाँ पे भी पेरिट्यूबल कैपिलरीज होंगे, वहाँ पे रीअब्जॉर्ब होने के बाद दोबारा चले जाएंगे। अब ऐसा नहीं होता कि जो लेफ्ट साइड वाली सेल्स है यहाँ पे सिर्फ ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर होते हैं और राइट वाले सेल्स के पास जो है ना सिर्फ अमाइनो एसिड के ट्रांसपोर्टर होते हैं। ये तो हमारे पास स्पेस कम थी, यहाँ पे भी पूरी जगह यहाँ पे ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर, यानी ये जो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं को ट्रांसपोर्टर, इसी तरह सोडियम अमाइनो एसिड जो है ना को ट्रांसपोर्टर, ये इधर भी होते हैं, इधर भी होते हैं, ये इधर भी होते हैं, इधर भी होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली एपिकल मेम्ब्रेन पे, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे जो है ना सिर्फ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप होते हैं। ये बात खास तौर पे आपने याद रखनी है। तीन किस्म के, अभी तक दो किस्म के मैंने आपको पंप पढ़ाए हैं, एक सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे होता है यानी साइडों वाले, और एक जो है ना हमारे पास ये पंप है जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं यानी सोडियम पंप। जो सोडियम पंप क्या करता है अपने साथ ग्लूकोज को भी ले जाता है, तो इसे जो है ना सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर कहते हैं। इसी तरह यही वाला पंप है जो सोडियम के साथ साथ अमाइनो एसिड्स को भी अपने साथ प्रॉक्सिमल कर्वेलेटरी ब्यूल में ले जाता है जो है ना। अब देखें ये चीज़ें सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो रही हैं। सिलेक्टिवली कैसे रीअब्जॉर्ब हो रही हैं कि यहाँ पे सोडियम आयंस है, सोडियम आयंस अपने साथ जो है ना सोडियम बाइकार्बोनेट आयंस को रीअब्जॉर्ब बाइंड करके नहीं लेके जा सकता। इसी तरह सोडियम आयंस है, सोडियम आयंस यहाँ पे सोडियम आयंस एंटर हो रहा है, तो अगर मैग्नीशियम आयंस इसके पास आ जाएगा, वो कहेगा मुझे अपने साथ एंटर करो, तो मैग्नीशियम आयंस को साथ नहीं लेके जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, चीज़ें सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो जा रही, इसीलिए इसको सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब चीज़ें यहाँ पे पहुंची, यहाँ से ब्लड में इनकी मेन अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन है, तो यहाँ पे जो जैसे जो लिपिड वाली चीज़ें होंगी, लिपिड वाली चूंकि यहाँ पे लिपिड बाय लेयर है तो इजीली यहाँ पे डिफ्यूज होके यहाँ से जो है ना क्रॉस होके दोबारा जो है ना यहाँ पे पहुँच जाएगी। ठीक है, ये वाले। अब ये जो अमाइनो एसिड वाली चीज़ें होती है ना, यहाँ पे स्पेसिफिकली जो अमाइनो एसिड पहुँचते हैं ना, वो अमाइनो एसिड होते हैं ग्लूटामेट। अब वो जो ग्लूटामेट होते हैं वो ग्लूटामीन में कन्वर्ट होते हैं, यानी जो अमाइनो एसिड स्पेसिफिकली पहुँचते हैं, जो यहाँ पे अमाइनो एसिड पहुँचते हैं वो ज़्यादातर जो है ना ग्लूटामेट होते हैं। जैसे ही ग्लूटामेट एंटर होते हैं सेल्स के अंदर, ग्लूटामेट ग्लूटामीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्लूटामीन अल्फा कीटो ग्लूटानेट, अल्फा कीटो ग्लूटानेट इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये फिर बाइकार्बोनेट आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो बाइकार्बोनेट आयंस किस तरह ट्रांसफर होते हैं ये अभी आपको मैं बताता हूँ। तो प्रोटीन्स क्या करते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकली छोटी प्रोटीन्स पहुँचती हैं जिसका साइज बहुत छोटा होता है, स्पेसिफिकली ग्लूटामेट। अब ग्लूटामेट जैसे ही यहाँ पे पहुँचता है तो वो ग्लूटामीन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाता है, वो स्पेसिफिकली बाइकार्बोनेट आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो बाइकार्बोनेट आयंस यहाँ पे पहुँच गया, बाइकार्बोनेट आयंस जैसे ही यहाँ पे पहुँच गया, अब उसके बाद जो है ना बाइकार्बोनेट आयंस कैसे ट्रांसफर, ठीक है। अब ये जो है ना बाइकार्बोनेट आयंस बन जाएंगे। बाइकार्बोनेट आयंस के साथ क्या होता है वो भी आपको बताता हूँ। अब इसके बाद जो है ना हमारे पास ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि सोडियम आयंस हमारे पास सेल्स के अंदर एंटर हो गए हैं। अब जो बाकी जो कैट ये स्पेसिफिकली जो हमारे सेल्स के अंदर एंटर होते हैं ना, ये एन आयंस होते हैं। इसी तरह जो मैग्नीशियम आयंस होती हैं वो भी इंटर हो सकते हैं, हो जाते हैं, उनके पास भी पंप होते हैं। पंप जो है ना उनको मैग्नीशियम आयंस को भी इंटर कर लेते हैं, कैल्शियम आयंस को भी इंटर कर लेते हैं। अब ये जो पोटेशियम आयंस और क्लोराइड आयंस होते हैं ना, ये स्पेसिफिकली जो सेल मेम्ब्रेन के दो सेल्स मेम्ब्रेन होते हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, इसके ज़रिए होते हैं, इसे पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसके ज़रिए गुजरते यहाँ पे जाते हैं। उसकी वजह ये है जो क्लोराइड आयंस होते हैं ना, क्लोराइड आयंस के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे जो बाकी सेल्स मेम्ब्रेन के बाहर होता है ना, वो पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी यहाँ पे सारी जगह पॉजिटिव चार्ज है। अब जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जितने भी बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं स्पेसिफिकली और क्लोराइड आयंस होते हैं, वो जो ये सेल्स मेम्ब्रेन के दरमियान जो सेल मेम्ब्रेन के जो दो सेल्स हैं, इन दो सेल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो पैरासेलुलर स्पेस कहते हैं, इसके ज़रिए क्रॉस होते होते यहाँ पे जाएंगे। जो दो सेल्स होते हैं इनके दरमियान टाइट जंक्शंस भी होते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारा काम बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमारे पास जो है ना सोडियम आयंस भी रीअब्सॉर्ब हो गया, ग्लूकोज भी रीअब्सॉर्ब हो गया, अमाइनो एसिड भी रीअब्सॉर्ब हो गया, लिपिड भी रीअब्सॉर्ब हो गया।
और जब वाटर होता है ना, वो वाटर जो है ना यहाँ से स्पेसिफिकली, जैसे ही सोडियम ग्लूकोज है यहाँ से एंटर गए तो वाटर क्या करता है, वाटर जो है ना आइंस को जो है ना फॉलो करता है, सोडियम आइंस को फॉलो करता है स्पेसिफिकली। सोडियम आइंस एंटर गया तो वाटर सेल्स के अंदर आ जाएगा, सोडियम आइंस बाहर जाते हैं तो वाटर सेल से बाहर चला जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, यहाँ से जो है ना सेल बाहर वाटर बाहर नहीं जाने देता। तो यहाँ पे जो वाटर के लिए प्रोटीन्स होती है उसको कहते हैं एक्वापोरिन्स। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये ब्लैक कलर, ये ब्लू कलर की मैं बना रहा हूँ स्पेसिफिकली, इसको कहते हैं एक्वापोरिन 1, एक्वापोरिन 1। एक्वापोरिन भी डिफरेंट टाइप की होती है, एक्वापोरिन 1, एक्वापोरिन 2, एक्वापोरिन 3, आगे जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ब्यूल में होती है वहाँ पे एक्वापोरिन 2 होती है वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे एक्वापोरिन आएगा, एक्वापोरिन के जरिए जो एक्वापोरिन क्या है, मेम्ब्रेन है वाटर के लिए, जो वाटर को जो है ना परमिएबल करती है। वाटर नॉर्मली जो है ना सेल्स के अंदर वैसे भी जा सकता है, लेकिन ये एक्वापोरिन की वजह से जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा वाटर सेल्स के अंदर इंटेक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना 90% वाटर जो है यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हुआ है। अब वो वाटर यहाँ पे जाएगा, यहाँ से दोबारा यहाँ पे जाएगा और यहाँ से जो है ना ब्लड के अंदर जाएगा और ब्लड की जो वॉल्यूम है सेल्स का, कैपिलरीज का, उसे दोबारा मेंटेन करेगा। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया कि हमारे पास जो है ना जितनी भी छोटी अमाउंट ऑफ प्रोटीन थी, प्रोटीन भी सेल्स के अंदर इंटर होगी। प्रोटीन में जो इंसुलिन होती है वो जैसे ही सेल्स के अंदर इंटर होती है तो सेल्स के सबसे पहले ना वो लाइसोसोम्स में जाती है। लाइसोसोम्स के अंदर प्रोटीएज एंजाइम्स होते हैं, वो प्रोटीएज एंजाइम्स उसको स्मॉल यूनिट्स में तोड़ते हैं और उसके बाद दोबारा जो है ना अमाइनो एसिड्स के अंदर उसके अंदर डालते हैं ब्लड के अंदर। फिर ब्लड के अंदर वो दोबारा जुड़ जाते हैं और उसके बाद जो है ना जो भी फंक्शन परफॉर्म करना होता है वो करते हैं। क्रिएटिनिन होती है, जो यूरिया होता है, ये स्पेसिफिकली यहाँ से दोबारा ट्रांसपोर्ट होके आगे चले जाते हैं। ये जो है ना अब यहाँ पे जो अब्जॉर्प्शन होती है 100% ग्लूकोज अब्जॉर्ब होता है, जो आइंस होती है वो 65% सोडियम 65% मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये तकरीबन 65 to 70% हमारे पास आइंस रीअब्जॉर्ब होते हैं। बाकी जो ग्लूकोज थे, अमाइनो एसिड थे, लैक्टिक एसिड था, ये जो लिपिड्स थे, ये सारी चीज़ें 100% रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। आइंस हमारे पास सिर्फ 65% अब्जॉर्ब होते हैं, बाकी आइंस यहाँ से सारे के सारे नीचे चले जाते हैं। उसकी वजह यह है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं समझूँ कि यहाँ से एक किस्म के ना ऊपर से आम गिर रहे हैं या पैसों के सिक्के, कॉइन्स। अब कॉइन्स गिर रही हैं जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, लिपिड्स मेम्ब्रेन है, इनका काम ये कॉइन्स को पकड़ना, कैच करना। अब कॉइन्स ऊपर से गिर रही हैं, वो सारी की सारी कॉइन्स को नहीं कैच कर पाएंगे, यानी सारी की सारी सोडियम और ग्लूकोज को कैच नहीं करेंगे, सारे के सारे सोडियम को भी कैच करें, सारे सारे मैग्नीशियम को भी कैच करें, थोड़े के थोड़े ग्लूकोज के जो आइंस हैं, थोड़े थोड़े सोडियम आइंस, पोटेशियम, मैग्नीशियम आइंस, वो नीचे भी चले जाएंगे और उसके बाद असेंडिंग लिंप ऑफ लूप वैली वगैरह वगैरह में अब्जॉर्ब होंगे। तो हमने देखा कि जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसमें 3 जरिए से रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। नंबर 1 रीअब्जॉर्प्शन हो रही है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, जो सोडियम और पोटेशियम आइंस है। फिर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए हो रही है कि किस तरह ग्लूकोज सेल्स के अंदर आ रहा है, लिपिड्स आ रही है, प्रोटीन्स वगैरह वगैरह आ रही है। ठीक है, अब ये जो सेल्स होती है ना, इस सेल्स के अंदर जो है ना हम देखते हैं कि ये सेल्स असल में होते कैसे हैं। ये वाले जो सेल्स हैं ना, ये असल में होते हैं इस तरह के। ठीक है, इनके ऊपर जो है ना ब्रश, इसको ये मेम्ब्रेन है, इसको ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन कहते हैं। यूं 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 यूं, ये यूं इनफोल्डिंग है, ये इनफोल्डिंग की तरह होते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के हमने सेल्स यूं बाहर ड्रा किए ताकि इजीली समझ आ सके। अब ये जो सेल्स है मैंने आपको पढ़ाया, इसकी ये जो बेसोलैटरल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है ब्लैक कलर के। मैंने आपको बताया हज़ारों की तादाद में सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप होंगे। अब ये जो ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन है ना, इसके पास ये माइक्रोविलाय है, इसके ऊपर माइक्रोविलाय होती है। जिस तरह हमारे पास एल्वियोलाई के अंदर विलाय के अंदर एल्वियोलाई कह रहा हूँ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स की विलाय होती हैं, विलाय के अंदर माइक्रोविलाय होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती हैं। तो इसी तरह ये भी माइक्रोविलाय का काम करती हैं और इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको बताया ये सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर हज़ारों की तादाद में। इसके साथ साथ ग्रीन कलर के मैंने आपको बताया था सोडियम के साथ अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टर, सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टर, ये सारे जो है ना यहाँ पे मौजूद है। अब ये क्या काम कर रहे हैं, ग्लूकोज जैसे ही सोडियम आइंस इंटर हो रहा है, उसके साथ ग्लूकोज जो सोडियम आइन इंटर हो रहा है, उसके साथ अमाइनो एसिड इंटर हो रहे हैं। अब उसके बाद ग्लूकोज यहाँ पे पहुंचा, ग्लूकोज यहाँ से कैपिलरीज में जाना है, तो कैपिलरीज में डायरेक्ट नहीं जाएगा, पहले वो यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद वो इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जैसे ही वो आएगा, सोडियम आइंस आ गए, इसके बाद पोटेशियम आइंस आ गए, मैग्नीशियम आइंस आ गए, ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज के साथ प्रोटीन्स आ गए थोड़ी सी, उसके बाद लिपिड्स आ गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पहुँच गई। अब ये सारी चीज़ें जैसे यहाँ पे पहुँची हैं, अब इन्होंने ब्लड के अंदर जाना है, तो ये सारी की सारी डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड के अंदर चली जाएंगी। तो ये हमारे पास जो है ना डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड के अंदर ये सारी चीज़ें चली गई। मेन रोल किसने प्ले किया, देखें सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप ना होते ना, तो यहाँ पे जो है ना नेगेटिव चार्जेस ना बनते, सोडियम आइंस जो है ना यहाँ पे एंटर ना होते। सोडियम आइंस जो है ना हमारे यहाँ से यहाँ पे एंटर होते हैं, सिर्फ 2 उनकी रीजंस है।
पहली रीज़न ये है कि यहाँ पे -70 मिली वोल्ट का जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से माइनस चार्ज जो है ना पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। पहली रीज़न ये है। दूसरी रीज़न ये है कि यहाँ पे सोडियम आइंस कम होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से सोडियम आइंस एंटर होते हैं। सोडियम आइंस एंटर होंगे तो ग्लूकोज एंटर होगा, सोडियम आइंस एंटर होंगे तो अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, ये सारी चीज़ें सोडियम आइंस की वजह से एंटर होती हैं। इसी तरह बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो ब्लड प्रेशर की होती हैं, जिसे डायूरेटिक्स कहते हैं। वो क्या करते हैं, वो आके जो है ना सोडियम आइंस की जो ट्रांसपोर्ट है उसको कम कर देते हैं। जब सोडियम आइंस कम ट्रांसपोर्ट होगा, बाहर कम निकलेगा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप के जरिए, तो यहाँ से सोडियम आइंस कम एंटर होंगे, कम ग्लूकोज एंटर होगा, कम अमीनो एसिड, कम लिपिड्स एंटर होंगे, तो सारा का सारा यूरिन के जरिए पास होगा, मैक्सिमम वाटर होगा और हमें उस बंदे को बार बार यूरिनेशन होगी, जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम होगा। जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये होता है। अब जो मेन हमारे पास यहाँ तक हमारे पास होगी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब हम देखते हैं कि ट्यूबुलर सिक्रीशन किस तरह होती है, क्योंकि 3 स्टेप्स होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के। सिलेक्टिव, पहले प्रेशर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन में हम बेसिकली रिलीज करते हैं H पॉजिटिव आइंस। H पॉजिटिव आइंस हमारे पास सबसे पहले हमारे पास बनते हैं कहाँ पे हैं, सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए, तब ताकि जाके हम आगे जाके हमें तब पता हो। अब हमारे पास हमें पता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड के अंदर। अब ये भी सेल्स हैं, इन सेल्स को भी क्या चाहिए, इनको ऑक्सीजन चाहिए। इनको ऑक्सीजन जब चाहिए फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगी यहाँ पे। अब ये सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके इन सेल्स के पास आए हैं। रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन के पास हीमोग्लोबिन थी उनके पास, वो ऑक्सीजन लेके यहाँ पे आए हैं। अब वो जो हीमोग्लोबिन है उसको वो जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे मतलब डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हज़ारों की तादाद में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लाखों की तादाद में बल्कि। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रीएस्पायरेशन करते हैं। एरोबिक रीएस्पायरेशन से क्या होगा, एटीपी बनेगा। माइटोकॉन्ड्रिया हज़ारों की तादाद में होंगे, लाखों की तादाद में, वो एटीपी बनाएंगे। एटीपी बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब उसके बाद हमें पता है कैल्विन साइकिल्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा ना, यहाँ पे हमें पता है वाटर होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे लंग्स के जरिए, जब हमारे लंग्स में एल्वियोलाई के जरिए जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना होता है, तो उसी तरह बिल्कुल, ठीक है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिले, यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम होगा, दोनों मिलके जो है ना कार्बोनिक एसिड बनाएंगे। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, एकदम टूटेगा, हाइड्रोजन आइंस बन जाएगा और बाइकार्बोनेट आइंस बन जाएगा। अब ये जो हाइड्रोजन आइंस है ना, इसे यूरिन में एक्सक्रीट आउट कराना बहुत सख्त जरूरी है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आइंस बनेंगे और ये हाइड्रोजन आइंस अगर ब्लड में दोबारा रीअब्जॉर्ब हो गए ना, तो हमारे जो ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इसको कम कर देता है, ठीक है ना। और उसके अलावा जो ब्लड का पीएच है हमें पता है वो 7.4 है, बेसिक है। जैसे ही हाइड्रोजन आइंस बनते के और ब्लड के अंदर डालते के तो उससे क्या होगा कि ब्लड की पीएच एकदम चेंज होगी। ब्लड की पीएच चेंज होगी, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स है, जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज को मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़ के बनाता है, कार्बोनिक एसिड जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी आउट कराता है, और उसके अलावा जो है ना ऑक्सीजन को भी कैरी आउट कराने में मदद करता है, वो तो काम ही करना छोड़ देगा, क्योंकि वो बेसिक मीडियम में काम करता है। हमें पता है एंजाइम्स आर पीएच स्पेसिफिक, पीएच जब मेंटेन होती है तभी वो काम करते हैं। उसके अलावा जो है ना ये जो हाइड्रोजन आइंस है, इसको यूरिन में इसलिए भी जाना सख्त ज़रूरी है क्योंकि हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया या वायरस या फंगस जो है, वायरसेस और बैक्टीरिया स्पेसिफिकली, वो भी यहाँ पे जो है ना रीअब्जॉर्ब होकर आ जाते हैं। अगर वो रीअब्जॉर्ब होकर आ गए और वो यूरिनी ट्रैक में किसी भी जगह वो रहने लग गए, ब्लैडर के पास या यूरेटर में या किसी भी जगह, तो हमारे वो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, यूरिनी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है हमें, तो हमारे लिए ये डेंजरस है, उनको भी मारना बहुत सख्त ज़रूरी है। तो ये हाइड्रोजन आइंस ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे तो हाइड्रोजन आइंस क्या करेंगे, ये जो यूरिन है उसको एसिडिक बना लेंगे। जब यूरिन एसिडिक बन जाएगी तो उससे क्या होगा कि जो बैक्टीरिया वायरसेस है वो भी मर जाएंगे, और चीज़ों को जो है ना यहाँ पे जो मतलब एक फ़िल्टर आउट करते जाएंगे, स्प्रे है एक किस्म का, सारी चीज़ों को जो है ना क्लीन आउट करता हुआ जाएगा सोडियम आइंस। दूसरा, यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट आइंस बने हैं ये बफर का काम करते हैं। अब ये बाइकार्बोनेट आइंस ब्लड में जाना बहुत सख्त ज़रूरी है। अब ये बफर का काम करते हैं क्योंकि ब्लड की जो पीएच है वो बेसिक मेंटेन करनी होती है। हमारे पास जो हाइड्रोजन आइंस है ये बहुत सारे हमारी बॉडी में हर जगह बन रहे हैं, लेकिन बाइकार्बोनेट आइंस बहुत कम बनते हैं। देखिए हमारे अंदर सेलुलर रिस्पायरेशन हो रही है, सेलुलर रिस्पायरेशन में हमारे पास एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से एटीपी बनता है, 36 एटीपी बनते हैं। अब वो एटीपी बनते हैं बेसिकली हमारे पास NADPH और FADH2 से। अब NADPH जो है ना उसमें हाइड्रोजन आइंस अलग होता है, और इस तरह जो NADPH भी बनते हैं, इस तरह सिट्रिक एसिड साइकिल्स होता है, लैक्टिक एसिड साइकिल्स होता है, और बहुत सारी जगह पे जो है ना कीटोन मेटाबॉलिज्म है, कीटोजेनेसिस होती है, उसमें भी हाइड्रोजन आइंस बनते हैं। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रोसेसेस ऐसे होते हैं। इसके अलावा जैसे ग्लूकोज जो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसफर हो रही है, इसके साथ भी हाइड्रोजन आइंस बन रहे हैं। तो हाइड्रोजन आइंस हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बनते रहते, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो हीमोग्लोबिन की वो कम हो सकती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, यानी पीएच को मेंटेन करने के लिए हमारे पास बफर सिस्टम चाहिए। वो बाइकार्बोनेट आइंस यानी बेसिस हैं, वो इसको ब्लड में पहुंचाना बहुत सख्त जरूरी है। अगर यहाँ पे बाइकार्बोनेट आइंस रीअब्जॉर्ब होंगे, सारे यूरिन के थ्रू पास होंगे, तो ब्लड की तो पीएच ही चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से हमें बाइकार्बोनेट आइंस को भी रीअब्जॉर्ब करा के यहाँ पे दोबारा ब्लड में पहुंचाना बहुत सख्त जरूरी है। लेकिन बाइकार्बोनेट आइंस यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आ सकते,
ठीक है ना। बाइकार्बोनेट आयंस डायरेक्ट नहीं आ सकते, उसकी वजह ये है, अब यहाँ पे जितनी भी हमें पता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी मिसाल के तौर पे यहाँ पे है ये वाली, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुई, वाटर के साथ मिली, कार्बोनिक एसिड बनाया, H पॉजिटिव आयन बाइकार्बोनेट आयंस बन गए। अब यहाँ से जो बाइकार्बोनेट आयंस हो गए, यहाँ से जो है ना दोबारा बाइकार्बोनेट आयंस ये जो ब्लड की कैपिलरीज होंगी दोबारा यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे और ब्लड की जो पीएच है उसको मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये हमारे पास जो है ना बाइकार्बोनेट आयंस की भी ट्रांसफर होगी और हाइड्रोजन आयंस की भी ट्रांसफर होगी। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन आयंस है ना, ये हमारे सेल्स के अंदर भी हम जो है ना इन्हें मेंटेन नहीं कर सकते। अगर ये सेल्स के अंदर भी होंगे ना, तो सेल्स के अंदर भी होंगे जो है ना हमारे सेल्स को ना नुकसान पहुंचा सकते हैं, एसिडिक मीडियम बना सकते हैं। ये जो है ना हमें पता है हर चीज़ में ये पंगा लेगा। ऑक्सीजन का जो प्रोटीन की फॉर्मेशन है वहाँ पे भी ये जो है ना पंगे लेगा वगैरह वगैरह, काफ़ी जगह पे ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। अब इसको बाहर निकालना बहुत सख्त ज़रूरी है, लेकिन ये बाहर तभी निकलेगा जब एंटी ट्रांसपोर्टर हो गया। एंटी ट्रांसपोर्टर हमारे पास दो किस्म की होती है, एक सिम पोर्टर होता है, एक एंटी पोर्टर होता है। सिम पोर्टर ये है कि एक सोडियम आयंस अंदर जा रहा है तो अमाइनो एसिड भी अंदर चला गया, ये सिम्पोर्टर ट्रांसपोर्ट है, सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट है, सोडियम अमाइनो एसिड सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना, और इसी तरह सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट है। अब ये एंटीपोर्ट है, यानी अगर हमने हाइड्रोजन आयंस को बाहर निकाला है तो इसके बदले कोई चीज़ अंदर आनी चाहिए। वो सोडियम आयंस एंटर हो सकते हैं, वो ग्लूकोज एंटर हो सकता है, कोई भी चीज़ एंटर हो सकती है। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन आयंस अगर बाहर निकले तो हाइड्रोजन आयंस के साथ हमारे पास ग्लूकोज एंटर हो गया, या जो है ना हमारे पास सोडियम आयंस एंटर हो गए, सोडियम आयंस एंटर हो गए, ग्लूकोज आयन एंटर हो गया, हाइड्रोजन आयंस बाहर चला गया हमारे पास। अब ये हमारी सारी, अब ये हाइड्रोजन आयंस क्या करेंगे, यूरिन, मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन आयंस जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह होंगे उनको भी डैमेज करेंगे, उनको नुकसान पहुंचाएंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के क्लीनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो हमारे पास ये सारा सिस्टम हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना, अब हमने जो है ना इसके डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं। डिसऑर्डर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के दो होते हैं, एक का नाम होता है फेनकोनी सिंड्रोम, जिसे रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस भी कहते हैं। अब उसके अंदर क्या होता है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस या फेनकोनी सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो है ना ड्रग्स की वजह से डैमेज हो जाती है। यानी अगर आपने कोई किसी किस्म की ड्रग्स ली है, कोई दवाइयाँ वगैरह सारे लेते हैं, आपको पता है कहते हैं जी दवाइयाँ ज़्यादा ना लो, पैनाडोल की ज़्यादा गोली ना खो, आपकी किडनीज ख़राब हो जाएंगी। अब किडनीज का कौन सा पोर्शन स्पेसिफिकली डैमेज होता है, हमारे पास जो जितनी स्पेसिफिकली एक जेंटामाइसिन नाम की एंटीबायोटिक्स आती है वो, और जो पैरास्टामोल या ऐसी कोई ड्रग्स हैं जो एसिडिक नेचर की ज़्यादा होती हैं, वो क्या करती हैं, यहाँ पे आके यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो जाए, यहाँ पे रीअब्सॉर्ब होने के प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को स्पेसिफिकली डैमेज करती हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मेन पोर्शन है जो ग्लूकोज और सारी चीज़ों को रीअब्सॉर्ब कर रहा है। अगर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को कोई डैमेजिंग हो जाती है ना, तो चीज़ें सिलेक्टिव चीज़ें जो है ना रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाएंगी। जब चीज़ें नहीं रीअब्सॉर्ब हो पाएंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यूरिन के थ्रू पास होंगी। अब यूरिन के थ्रू पास होंगी तो क्या होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरिया वगैरह सारा जाता रहेंगे वगैरह जाते रहेंगे। और इसके अलावा क्या होगा, जैसे हम यूरिन टेस्ट कराते हैं, यूरिन कल्चर टेस्ट, उसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एल्ब्यूमिन आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आएंगे, सारी चीज़ें ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट में आ जाएगी। और इसके अलावा यूरिन से जो है ना जो ब्लड की पासेज भी होगी और वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें, उसके अलावा हमारे जो ब्लैडर है उसको भी डैमेज हो सकता है, और हमारे जो यूरिनेशन है ये हमारे कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। बार बार हमें यूरिनेशन की ज़रूरत होगी और यूरिन के ज़रिए ब्लड पास होगा वगैरह वगैरह, और भी जो है ना इसके बड़े इफेक्ट होते हैं। जब ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब जो चीज़ें ब्लड में दोबारा रीअब्सॉर्ब होनी थी वो ब्लड में रीअब्सॉर्ब नहीं हो रही, तो ये ब्लड जब हार्ट के पास पहुंचेगा तो हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। जब वही ब्लड जो है ना ब्रेन के पास पहुंचेगा तो ब्रेन प्रॉब्लम्स। तो इसकी वजह से जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के फेनकोनी सिंड्रोम है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। यानी किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, आप कमज़ोर होना स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के जो सेल्स के अंदर वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, आपके ब्लड्स कम हो जाएगा, ब्लड लेवल एकदम डाउन हो जाएगा, ब्लड के अंदर जो चीज़ें हैं वो डाउन हो जाएंगी, ब्लड की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, सेल्स ब्लड के अंदर बढ़ जाएंगे, प्लाज्मा कम हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो ब्रेन प्रॉब्लम्स है वो सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। दूसरा हमारे मेन डिसऑर्डर है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में ये होता है कि जो ट्यूब्यूल्स है इसको डैमेज होना स्टार्ट हो जाए, कोई बैक्टीरिया वायरस या कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिन ट्यूब्यूल्स के जो एपिकल मेम्ब्रेन है उसको डैमेज कर दे, तो उसकी वजह से भी चीज़ें सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब नहीं होंगी। जब सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब नहीं होंगी तो उससे क्या होगा, तो हमारी यूरिन के ज़रिए पास होंगी, मैक्सिमम चीज़ें पास होंगी, रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी, और उससे भी जो है ना हमारी बॉडी को जो है ना नुकसान पहुँच सकता है। तो ये सारा चीज़ हमारे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से था। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हुई है तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और नीचे हमें बताएं कि हम किस तरह जो है ना मज़ीद इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक हो गया, ओके।